Morning, students. From today, we are going to start our chapter 5, that is the fundamental unit of life. What is the fundamental unit of life? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, that is called the fundamental unit of life. So in this chapter we are going to study about कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं और उनकी लाइफ का जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, राइट? सो यू माइट हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस ऑल्सो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं, राइट? सो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज़ द सेल. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. रॉबर्ट हुक, ही वॉज अ साइंटिस्ट. वो क्या कर रहे थे? वो एक कॉक की स्लाइस को ऑब्ज़र्व कर रहे थे, उसको एग्ज़ामिन कर रहे थे. तो जब उन्होंने उसको एग्ज़ामिन किया तो उन्होंने क्या देखा कि उसका एक हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? सो ये हनीकॉम का मतलब क्या? हनीकॉम इज़ द मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस टाइप का उनको एक स्ट्रक्चर देखने को मिला उस कॉक की स्लाइस के अंदर. कॉक इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री. अब ये कॉक क्या होता है? ट्री की जो बार्क होती है उसमें से जो निकलता है उसको हम बोलते हैं कॉर्क. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. ईयर 1665 में उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया था. उन्होंने खुद का अपना माइक्रोस्कोप बनाया था और जिसकी हेल्प से उन्होंने उसको एग्जामिन किया कॉर्क को. रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स. रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को नाम दिया सेल्स. Cell is a little word for the little is a Latin word for a little room. Cell का मतलब लैटिन लैंग्वेज में क्या होता है? It resembles to a little room. एक छोटा कमरा, उसको हम बोलते हैं cell. This may seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. उस समय उसको इतनी सिग्निफिकेंस नहीं मिली, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, लेकिन आज अगर हम देखें तो साइंस की हिस्ट्री में वो एक बहुत बड़ा खोज थी, एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स. ये पहली बार था कि किसी पर्सन ने लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व किया हो कि लिविंग थिंग्स किन चीज़ों से मिलकर बनी है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे उसकी फंक्शनिंग हो रही है, राइट? The use of the word cell to describe these units is used till this date in the biology. और सेल हम आज भी पढ़ते हैं बायोलॉजी में. सेल बेसिकली हमारी पूरी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की अगर हम बात करें तो उन सब की जो सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज़ द सेल. ये सेल से ही मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन्स बनते हैं और इस तरीके से हम ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं. लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स. अब हम सेल्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं कि सेल्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं और क्या उनकी फंक्शनिंग होती है, राइट? व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, कैसे वो बने हैं वो समझते हैं. उसके लिए यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. लेट अस गो थ्रू दिस एक्टिविटी फर्स्ट. Let us take a small piece from an onion bulb which with the help of a pair of forceps. Here it should be a pulp, right? So आपने क्या किया? एक अनियन की पील ली, मतलब जो अनियन होता है उसकी एक ऊपर की जो सरफेस होती है आपने वो ली एक फॉर्सेप की हेल्प से. वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस. और हमने क्या किया, उसकी जो ऊपर की पतली सी छाल होती है उसको हमने रिमूव कर दिया, राइट? फ्रॉम द कॉनकेव स्लाइड इनर लेयर ऑफ द
अनियन, अंदर की साइड से वो जो पतली सी लेयर होती है अनियन पे, हमने उसको रिमूव कर दिया. दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन द वाटर ग्लास कंटेनिंग वाटर, वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. और इस पील को आपने कहाँ रख दिया? एक ऐसे वॉच ग्लास पे. वॉच ग्लास एक तरह का ग्लास होता है जिसमें कि वाटर भरा हुआ है, उसमें आपने उसको रख दिया. दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई. उसमें रखने से क्या होगा, जो पील है वो फोल्ड नहीं होगी, एज वेल एज वो ड्राई भी नहीं होगी, सूखेगी भी नहीं. राइट. वॉट डू वी डू विद दिस पील? अब हम इस पील के साथ क्या करेंगे? लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट and transfer a small piece of peel from the watch glass to the slide. हमने एक स्लाइड ली. जब आप बायोलॉजी लैब में जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमको स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं. राइट. तो हमने एक ग्लास की स्लाइड ली, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला और उसके ऊपर हमने ये जो अनियन पील है उसको रखा और फिर उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया. मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो पील है वो परफेक्टली स्लाइड के ऊपर फ्लैट हो जाए, कहीं से भी फोल्डेड ना हो, कहीं से भी कर्व्ड ना हो, उसमें क्रीज ना आ रही हो. अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पील. कैमल के हेयर से बना एक पेंट ब्रश होता है, उसकी हेल्प से आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो पील को वॉच ग्लास से स्लाइड के ऊपर. नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफ्रनीन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप. अब आपने क्या किया, सैफ्रनीन सॉल्यूशन उसके ऊपर लगाया, एक तरह का सॉल्यूशन होता है, और जिसके बाद आपने उस पर एक कवर स्लिप रख दिया. नाउ टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल वाइल पुटिंग द कवर स्लिप. अब जब आप उस पर एक कवर स्लिप रख रहे हो, ऊपर से एक कवर लगा रहे हो, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बीच में एयर का बबल ना आए, क्योंकि अगर एयर बबल आएगा तो फिर आपको क्लियर इमेज नहीं दिख पाएगी. विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल, आस्क योर टीचर फॉर हेल्प. ऑब्वियसली योर टीचर विल हेल्प यू इन दिस ऑल द थिंग्स. वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्पररी माउंट ऑफ अनियन पील. अब जो आपने रेडी किया है वो क्या होगा, इट विल बी अ टेम्पररी स्लाइड टू सी द अनियन पील. वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और हम इस स्लाइड को देख सकते हैं लो पावर और हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में. राइट. मतलब दो टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. सो द माइक्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच लुक्स लाइक दिस, और जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोपिकली, जो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम देख सकते हैं. बेसिकली ये जो है यहाँ पर लेंस लगा होता है, यहाँ पे हम अपनी स्लाइड को रखते हैं और उसको यहाँ से ऊपर से ऑब्ज़र्व किया जाता है. राइट. तो यहाँ से जब आप देखेंगे और यहाँ स्लाइड रखी होगी तो आपको स्लाइड की मैग्नीफाइड व्यू यहाँ से मिलेगा एंड यू कैन ऑब्जर्व इट ईजीली. नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस. अब जब हमने माइक्रोस्कोप से लेंस में देखा तो हमको क्या दिखेगा, कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप. क्या हम उसका एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो चीज़ हमको दिख रही है माइक्रोस्कोप में ऑन ऑब्जर्वेशन शीट. डू इट लुक लाइक फिगर 5.2. तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको जो अनियन की पील है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी. राइट. वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट ऑफ लीव्स ऑन अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस. इस तरीके की आप बहुत सारी स्लाइड्स बना सकते हो अलग अलग साइज़ की पील लेकर. What do we observe? Do we see similar structure or different structure? अब जब आपने अलग अलग साइज़ की पील ली तो क्या आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा या सब में अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. सो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स. ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हमको ये स्ट्रक्चर्स क्यों दिख रहे हैं वो समझते हैं. दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं, एक मिलते जुलते दिखते हैं. Together they form a big structure like an onion bulb.
और जब हम इन सबको साथ में मिला देते हैं तो वो एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अनियन बल्ब. We find from this activity that the onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under microscope. हमने क्या देखा कि जितने भी ये अनियन बल्ब होते हैं चाहे वो अलग अलग साइज़ के हों, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो सभी का सेम रहेगा. राइट मतलब चाहे आपने अनियन पील कितनी भी बड़ी ली हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जो साइज़ होगा इट विल बी सेम फॉर ऑल द onion peels. The cells of the onion peel will all look the same regardless of size of the onion they come from. और सबकी अनियन पील जो है वो सेम रहेगी चाहे अनियन का साइज छोटा हो या बड़ा हो. It will not affect the fact. These small structures that we see are the basic building units of onion bulb. ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होती हैं अनियन बल्ब की. मतलब जो अनियन बल्ब होता है वो इन्हीं छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स. और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं. नॉट ओनली अनियंस बट ऑल्सो ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स. ना सिर्फ अनियन बल्कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं. However, there are also single cells that live on their own. हमने क्या बोला कि जितनी भी चीज़ें वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें केवल एक ही सेल होता है. वो बहुत सारे सेल से मिलकर नहीं बने होते हैं और वो एक ही सेल जो होता है वो अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म होता है. सो ऐसे सेल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक सेल से बने होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. राइट जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. सेल्स की डिस्कवरी सबसे पहले कब हुई थी? 1665 में. किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा. ही ऑब्जर्व्ड द सेल्स इन अ कॉक स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए एक माइक्रोस्कोप से इन सेल्स को स्टडी किया था, इन सेल्स को देखा था. ल्यूवेनहॉक with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time. ल्यूवेनहॉक ने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ये जो इनिशियली वाला माइक्रोस्कोप था वो तो रॉबर्ट हुक ने खुद बनाया था. राइट उसके बाद जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर पर देखा था. मतलब पॉन्ड वाटर पर जो फ्री लिविंग सेल्स होते हैं उनको उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था. इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई भी सेल, ये सेल है, इसके सेंटर में एक ब्लैक डॉट अगर मैं बनाता हूँ तो हर एक सेल के सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने. पुरकिंजे in 1839 coined the term protoplasm. पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है. फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल. आपको पता है कि जितने भी सेल्स हैं उनमें एक तरह का फ्लूइड भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म. और ये टर्म किसने दी थी? पुरकिंजे ने. एन एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. The cells theory that all the plants and animal are composed of cells and that cells is the basic unit of life was presented by two biologists. जो सेल की थ्योरी दी गई थी और ये बताया गया था कि जितने भी प्लांट और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं. ये चीज़ किसने बताई थी? दो बायोलॉजिस्ट थे, स्केलेडन एंड स्क्वान. स्केलेडन और स्क्वान दो साइंटिस्ट थे. उन्होंने ये बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सब, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सब सेल्स से मिलकर ही बने होते हैं. द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपांडेड बाय वर्शॉ by suggesting that all cells arise from
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल थ्योरी थी वो सबसे पहले दी गई थी वर्शॉ द्वारा, जिन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। मतलब जो सेल है वो ही अपने जैसे दूसरे सेल्स को जन्म देते हैं। बेसिकली ये जो सेल होते हैं उनका डिवीज़न होता है, और जैसे जैसे ही सेल जैसे एक सेल है तो अपने आप को डिवाइड करके 2 सेल्स बनाएगा, फिर ये 2 सेल्स 4 बनाएंगे, 4 से 8, और इस तरीके से जो सेल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है। With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of cell and its various organelles. 1940 की अगर हम बात करें तो 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद हमारे लिए ये आसान हो गया कि हम अलग अलग सेल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर पाएँ और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँ। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो आपको और ज़्यादा हाई डेफिनेशन की इमेज देता था, जिससे आप चीज़ों को और ज़्यादा क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मैग्नीफाइंग लेंस का जो इन्वेंशन है उसी की हेल्प से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की डिस्कवरी हुई, क्योंकि आपको पता है जो माइक्रोस्कोप में जो चीज़ लगती है ना, जो लेंस होता है दैट इज़ द लेंस ओनली, जिसके कारण जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमको बड़ी दिखती हैं, राइट। आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग लेंस आपके पास होगा, तो मैग्नीफाइंग लेंस में जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमको बड़ी लगती है, और माइक्रोस्कोप में भी इसी तरीके के मैग्नीफाइंग लेंस लगे होते हैं जिससे हमको कोई भी चीज़ जो है वो बड़ी दिखती है। तो माइक्रोस्कोपिक चीज़ों को समझने के लिए, मतलब जो चीज़ें बहुत छोटी हैं उन चीज़ों को समझने के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट लगी? माइक्रोस्कोप्स की, राइट। इट इज़ नाउ नोन दैट द सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। तो ये सारे जो भी हैं वो जितने भी नाम दिए हुए हैं ये सब सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि एक ही सेल से बने हुए हैं। एंड दीज आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि का मतलब सिंगल। सो एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो केवल एक सेल से मिलकर बने हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ऑन द अदर हैंड, many cell grouped together in single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms. Multi is equals to many, such as some fungi, plants and animals. इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, राइट। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं दैट आर कॉल्ड एज द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, फंजाई आ जाएंगी, राइट। तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं? मल्टी सेल्युलर, क्योंकि ये बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? क्या हम ऐसे और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता लगा सकते हैं? सो every multicellular organism has come from a single cell. How? जितने भी multicellular organisms होते हैं वो सब कहीं ना कहीं unicellular organism से ही आते हैं। मतलब ये जो unicellular organisms होते हैं वही अपने आप को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक सेल 2 में डिवाइड होता है, 2, 4, 4 से 8, और इस तरीके से ये जो सेल्स का डिवीज़न है एंड द नंबर ऑफ सेल्स का मल्टीप्लिकेशन है वो चलता रहता है, राइट। मतलब जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केवल एक ही सेल से बने होते हैं, एक सिंगल सेल से बने होते हैं। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स इन देयर ओन काइंड। एक सेल अपने आप को डिवाइड करके अपने जैसे ही दूसरे सेल्स बनाता है। ऑल सेल्स दस कम इनटू फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जितने भी ये सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं, राइट। नाउ हियर वन एक्टिविटी इज बीइंग गिवन टू अस।
we can try preparing temporary amount of leaf pills, tip of root of onion or even peels of onions of different sizes. हम एक टेम्पररी अमाउंट ऑफ लीफ पिल बनाएं, मतलब एक टेम्पररी स्लाइड बनाएं, टिप ऑफ रूट्स ऑफ अनियन एंड इवन पिल्स ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट sizes. After performing the above activity, let us see what the answers of the following questions would be. Okay, it is the lab activity, so we can do it in the lab only, right? So some organisms can also have cells of different kinds. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके जो सेल हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं. मतलब इन सभी सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है. मतलब कुछ सेल जो है वो स्फेरिकल हो सकते हैं, कुछ स्पिंडल शेप के होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं. इस तरीके से अलग अलग सेल का जो शेप है और साइज़ है वो अलग अलग होता है. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर हम देखकर समझ सकते हैं कि अलग अलग सेल जो हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है. यहाँ पर ब्लड सेल जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, स्पर्म सेल, ओवम सेल इस तरीके के दिखते हैं, जो हमारी बोन्स होती हैं वो ऐसी दिखती हैं, जो नर्व सेल होता है इट लुक्स लाइक दिस, राइट. सो अलग अलग सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट. नाउ द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म. अब इन सब का साइज़ अलग अलग क्यों है? तो इन सब का साइज़ अलग अलग इसलिए है क्योंकि ये हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. हर सेल का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स. कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा वो अपना शेप चेंज करते रहते हैं. इन सम केसेस द सेल्स शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलियर फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल. कुछ सेल के शेप जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और पर्टिकुलर सेल के लिए वो जो शेप और साइज़ है वो फिक्स्ड रहता है. फॉर एग्जांपल नर्व सेल हैव टिपिकल शेप. नर्व सेल का जो शेप है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है. हम उसकी भी स्टडी करेंगे कि वो शेप कैसा होता है और ऐसा ही क्यों होता है. दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ईच लिविंग सेल्स हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस that are characteristics of living forms. अब ये जो सेल्स होते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हर एक सेल का एक अपना फंक्शन होता है जो कि ये परफॉर्म करते हैं. हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस. एक लिविंग सेल कैसे ये बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. आपको ये चीज़ पता है कि जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है. मतलब जो काम होता है वो बटा होता है, राइट. दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. हमारी बॉडी में जो काम होता है वो बटा होता है. मतलब हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. डाइजेशन का काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा. रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा. एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम. सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इस तरीके से हर एक सिस्टम हमारी बॉडी में डिवाइडेड हैं जो कि अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड, अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन. है ना, जैसे कि ब्लड की पंपिंग के लिए हार्ट है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक है और इस तरीके से सबके काम जो हैं वो बटे हुए हैं. सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो अलग अलग ऑर्गन हैं जो कि अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ हमको सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलती है. In fact, each such cell has got certain specific component within it called the cell organelles. जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर भी उनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन. हर एक सेल ऑर्गेनल जो है वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल,
नया मटेरियल बनाना, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। नए सब्सटेंसेस बनाना, जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुए हैं उनको क्लियर करना, उनको साफ क्लीन करना। A cell is able to live and perform all the basic functions because of these organelles। जो सेल्स होते हैं वो अपने फंक्शंस कैरी आउट कर पाते हैं केवल इन्हीं ऑर्गेनल्स के कारण। These organelles together constitute the basic unit called cell। और ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेल। तो कहने को सेल एक सबसे छोटी यूनिट होती है, लेकिन उस सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, राइबोसोम। ये सब क्या होते हैं वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स। जितने भी सेल्स होते हैं सब में जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, नो मैटर वॉट देयर फंक्शन इज़ और वॉट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स में जो सेल होते हैं उन सबके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो ऑर्गेनल कौन सा है या वो सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सारे सेल्स के जो सेल ऑर्गेनल हैं वो लगभग सेम होते हैं, राइट। सो टुडे वी हैव सीन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेल। अब सेल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स, थैंक यू।